राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है मेरी पत्नी इस घर की नौकर नहीं है। रजनी जब हड़बड़ा कर जागी तो निगाहें सीधे घड़ी पर पड़ी। 7 बज गए थे। दिव्या दरवाजे के बाहर से ही रुआसी होकर चिल्ला रही थी, मम्मी आप अभी तक सो रही हैं। मेरी स्कूल बस आने वाली है। अभी तक ना तो मुझे नाश्ता मिला है और ना ही मेरे टिफिन का कुछ अता पता है। बेटी की आवाज़ सुनकर रजनी की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। हमेशा तो 6 बजे उठ जाती थी, पर रात को रमेश के दोस्तों के साथ देर तक बैठने के कारण सोने में देर हो गई थी। वह तत्काल बिस्तर छोड़कर किचन की तरफ भागी। गुड मॉर्निंग दिव्या, तुम नाराज क्यों हो रही हो? अभी तुम्हारा नाश्ता और टिफिन तैयार कर देती हूँ। आज पता नहीं नींद कैसे नहीं खुली, पर रामू तो आ गया होगा। तुम उसको कहकर कम से कम अपना दूध नाश्ता तो ले लेती। रामू किचन में हो तो उसको नाश्ते के लिए कहूँ ना। वह तो कितनी देर से ताऊ जी के कमरे में ना मालूम क्या कर रहा है। मैंने उसको आवाज भी दी तो बड़ी माँ बोली कि अभी वह उनका काम कर रहा है, कुछ देर बाद आएगा। बड़बड़ाते हुए दिव्या अपना स्कूल बैग तैयार करने लगी। रजनी नीचे पहुंची तो लगा सारे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। अम्मा जी का भी मूड खराब लग रहा था। उसको देखते ही पास में अखबार पढ़ते हुए बाबूजी को संबोधित करके बोली, आजकल क्या ही जमाना आ गया है। पहले तो रात को 12 बजे तक टीवी देखने या दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती, फिर सुबह समय पर उठा नहीं जाता। क्या हाल कर रखा है घर का। व्यवस्था नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हमारे जमाने में मजाल नहीं थी कि इतनी देर तक सोते रहें। सुबह 4 बजे उठकर 7 बजे तक चाय नाश्ते का सारा काम निपटा देते थे, और अब तो हालत यह है कि सुबह समय पर चाय भी नसीब नहीं होती। क्या करें, लाचारी है। पाँव में इतना दर्द रहता है कि उठा ही नहीं जाता, वरना चाय के लिए इतनी देर तक इंतजार क्यों करना पड़ता। अखबार पढ़ते पढ़ते ही उसके ससुर जी बोले, सुबह सुबह भाषण देना बंद करो। आज रजनी को उठने में कुछ देर हो गई तो इतना बवंडर खड़ा करने की क्या ही जरूरत है। तुम्हारी दूसरी 2 बहुएं भी तो हैं, उनको कहकर चाय बनवा लेती या रामू को आवाज दे देती। रजनी बिना कुछ बोले ही चुपचाप रसोई में आकर दूध चाय की तैयारी करने लगी। दिव्या का दूध उसने ठंडा करके भगोने में डाला और अम्मा बाबूजी की चाय तैयार करके उनको हॉल में दे आई। दिव्या के टिफिन के लिए 2 आलू के पराठे बनाकर रख दिए। इस बीच बड़े भैया भी तैयार होकर नीचे आ गए। आते ही आवाज लगाई, मेरा नाश्ता दूध लेकर आओ, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। बड़े भैया को नाश्ता पकड़ा कर वह फिर से रसोई में आ गई। सोच रही थी कि इस घर में सबसे फालतू तो वही हैं, बाकी तो सब कामकाजी हैं। घर में उसके अलावा 2 बहुएं और भी हैं, पर चूंकि वे वर्किंग वुमेन हैं, अतः उनसे किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करना उचित नहीं समझा जाता। बड़ी भाभी लेक्चरार हैं, उनको तो अपने कॉलेज और ट्यूशन से ही फुर्सत नहीं मिलती। सुबह 8:30 बजे तक तैयार होकर आराम से नीचे उतरती हैं। भाभी के बच्चों का नाश्ता टिफिन हमेशा वही तैयार करती हैं। इसी बीच विकास और रंजिता भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। रंजिता विकास के साथ ही ऑफिस जाती है। रंजिता एक तो घर की छोटी बहू, ऊपर से बड़े बाप की बेटी, उससे तो कोई उम्मीद करना भी हास्यास्पद है। वैसे भी माँ जी का छोटे बेटे और बहू के प्रति बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है। घर के सदस्यों के चाय नाश्ते और टिफिन पैक करते करते 10 बजे जाते हैं। इस बीच रमेश की फरमाइशों को पूरा करने के लिए बार बार ऊपर नीचे के चक्कर भी लगते रहते हैं। कभी उनके कपड़े नहीं मिलते तो कभी कोई जरूरी कागज या फाइल इधर से उधर हो जाती है, जिसको ढूंढने में ही बहुत समय लग जाता है। रमेश भी पूरी तरह से उस पर ही निर्भर है, अपने छोटे छोटे काम भी स्वयं नहीं कर सकते। रमेश को खाना खिलाकर जब वह फ्री होती है तब तक 10:30-11 बज चुके होते हैं। क्योंकि घर की दोनों बहुएं घर से बाहर ही रहती हैं, अतः सारे घर की साफ सफाई और देख रेख की जिम्मेदारी भी उसकी ही होती है। वह सारे घर के कपड़े एकत्रित करके वॉशिंग मशीन में डालती है। जब रामू बाबूजी के साथ बाजार के छोटे मोटे काम करके और सब्जी लेकर वापस आता है तो उसके साथ मिलकर वहां कपड़े सुखाने के लिए डालती है। इसी बीच उसे स्वयं भी नहा धोकर तैयार होकर पुनः रसोई में आना होता है।
बाबूजी अम्मा जी को ठीक 12 बजे तक खाना चाहिए। उनको खाना खिलाकर उठती है, तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। सबको खाना खिलाते-खिलाते दोपहर के 2 बज जाते हैं। वह सारा समय घर गृहस्थी में ही लगी रहती है, जी जान एक कर देती है, फिर भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाती। कभी उसके काम का अंत नहीं होता, उल्टे बेमौके सबसे यही सुनने को मिलता है, इतना क्या ही काम है, घर में फुल टाइम नौकर है, बाइयाँ आती हैं, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। इस पर भी कोई सारे समय अपने को व्यस्त दिखाने का ढोंग करे, तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरी दोनों बहुएं बाहर खट कर आती हैं, तो भी अपना काम तो वे ही करती हैं। एक तरफ इस तरह की उपेक्षा, दूसरी तरफ दिव्या की शिकायत। मम्मी आप सारे समय किचन और घर में दूसरे कामों में लगी रहती हैं, कभी मेरे ऊपर भी तो ध्यान दिया करें। बड़ी माँ और चाची बाहर का काम करने के बावजूद अपने बच्चों के लिए शाम को समय निकालती हैं। वे अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए भी जाते हैं, और एक मैं हूँ, मेरी मम्मी के पास मेरे लिए कभी समय ही नहीं रहता। राहुल भैया, पिंकी दीदी और अतुल सब अपने पेरेंट्स के साथ कभी पिक्चर तो कभी रेस्तरां में जाकर मौज मस्ती करते हैं। मैं जब भी आपको बाहर चलने के लिए कहती हूँ, तो आपको घर का कोई ना कोई काम जरूर याद आ जाता है। इधर रमेश भी एक और उससे अपेक्षा रखते हैं कि घर की दोनों बहुएं जब घर से बाहर रहती हैं, तो कम से कम वह तो घर को संभालें। अब अम्मा जी की उम्र थोड़े ही गृहस्थी संभालने की है। फिर रमेश उससे यह अपेक्षा भी रखते हैं कि वह रात को उनके साथ उनके मित्रों से मिलने जुलने भी जाए। वह समझ ही नहीं पाती कि वह रमेश को कैसे समझाए कि वह भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है जो लगातार चलती रहे। जब अपनी बेटी और अपने पति को ही वह संतुष्ट नहीं कर पाती, तो दूसरों से क्या ही अपेक्षा रखे। कभी-कभी मन में हीन भावना आने लगती है कि उसने अपनी हाउसवाइफ की कैसी इमेज बना ली है। उसे स्वयं ही विश्वास नहीं होता कि वह शादी से पहले वाली ही रजनी है, जो अपने कॉलेज में हमेशा टॉप करती थी और उसकी गणना बहुत बुद्धिमान और एक स्मार्ट लड़कियों में होती थी। वह स्वयं एक कैरियर माइंडेड लड़की थी, पर रमेश की खुशियों के लिए ही उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया। तभी अचानक से फोन की घंटी बजने से उसकी तंद्रा भंग हो गई। फोन उसकी बड़ी ननंद वंदना जीजी का था। जीजी ने जब बताया कि जीजा जी अपने किसी काम से 1 सप्ताह के लिए मुंबई जा रहे हैं, तब जीजी ने भी इस बीच राखी के अवसर पर पीहर आने का प्रोग्राम बना लिया है। वे बहन भाइयों में सबसे बड़ी और सबसे संपन्न होने के कारण घर में आज भी अपना विशेष स्थान है। सभी सदस्य उनको बहुत आदर सम्मान देते हैं। उसे स्वयं भी लगता है कि इस घर में एक वंदना जीजी ही हैं, जो उसको भी। वह अम्मा और बाबूजी को जीजी के आने का समाचार सुनाने के लिए चल दी। दूसरे दिन जीजी के आते ही घर में खासी चहल पहल सी हो गई थी। घर के सब सदस्य उनको घिर कर बैठ गए थे। उसने जीजी की पसंद का खाना बनाया था, गाजर का हलवा, समोसे, मटर पनीर, भरवा बैंगन, दम आलू, दही बड़े, पुलाव आदि। जीजी अपनी पसंद की इतनी चीजें देखकर बहुत खुश हो गई। उसकी ओर स्नेह से देखते हुए बोली, भाभी कमाल है, तुमने तो मेरी पसंद की सारी चीजें एक साथ ही बना दी। फिर एक एक व्यंजन खाते खाते तारीफों के पुल बांधने लगी। अम्मा जी ने अपनी आदतानुसार उसके खाने में जैसे ही कोई मीन मेख निकालना शुरू किया कि दूसरे सदस्यों को भी जैसे मौका मिल गया। किसी को सब्जियों में नमक ज्यादा लग रहा था, तो किसी को दही बड़े सख्त लग रहे थे। सबकी आलोचना सुनते सुनते उसकी आंखें भर आई। दीदी ने उसके आंसुओं को देख लिया था। रमेश को संबोधित करते हुए और दूसरे सदस्यों को अप्रत्यक्ष सुनाते हुए बोल पड़ी, तुम लोग बेमतलब खाने में नुक्स निकाल रहे हो। एक तो इसने इतनी मेहनत से इतना कुछ बनाया है, उसकी प्रशंसा करने की बजाय उसमें खामियां निकालना बहुत गलत बात है। फिर अम्मा जी से बोली, माँ आप इस उम्र में खाने पीने का इतना विचार करती हैं, आप तो इतना पूजा पाठ करती हैं, फिर अन्न का इतना अनादर करना क्या उचित है? उनकी बात सुनकर सब एकदम से चुप हो गए। एक दिन बड़ी भाभी और रंजीता भी बहुत उत्साह और गर्व से क्रमशः अपने कॉलेज और अपने ऑफिस की बातें बता रही थी। दोनों के पति भी अपनी पत्नियों की तारीफ में प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे थे। बड़े भैया कह रहे थे, जीजी शोभा सारे समय इतनी व्यस्त रहती है, इतनी मेहनत करती है कि इसने अपने कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। पूरे कॉलेज में इसकी सबसे ज्यादा इज्जत है। कॉलेज के
साथ-साथ घर में भी बच्चों और सारे कामों को करती है। यह इसी के बूते की बात है। बड़े भैया की बात सुनकर छोटा भाई विकास कैसे पीछे रहता, वह भी रंजीता की प्रशंसा करने लगा। जीजी, जब से रंजीता ऑफिस में मेरा हाथ बटाने लगी है, मैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम देखता हूँ और यह ऑफिस में मार्केटिंग देखती है। सच में जीजी, मुझे लगता है किसी प्रोफेशनल करियर माइंडेड लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का मेरा निर्णय बहुत सही रहा। फिर एक नज़र उसकी ओर देखकर व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, रमेश भैया की बातों में आकर मैं भी रजनी भाभी जैसी सीधी साधी लड़की ले आता तो कभी इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। विकास की बात पर जीजी को छोड़कर सभी जोर जोर से हंसने लगे। सबके सामने उसका इतना अपमान होने पर भी रमेश चुप थे। उनमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वे सबके सामने यह स्वीकार कर पाते कि उनकी इच्छा के कारण ही उसने घर संभालने का दायित्व स्वीकार किया था। अम्मा जी भी क्यों चुप रहती, वे भी बोल पड़ी। भाई, आजकल तो जमाना ही ऐसा आ गया है कि पति पत्नी दोनों काम करें तभी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। फिर आजकल लड़कियां भी पढ़ लिख कर हर मामले में लड़कों के समान कंधे से कंधा मिलाकर घर और बाहर की जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम हो गई हैं। वे घर में भला क्यों बैठें? मैंने तो इसीलिए शोभा और रंजीता को बाहर काम करने की छूट दे दी है। यदि रजनी भी चाहती तो इन दोनों की तरह नौकरी या व्यवसाय कर सकती थी, पर इसकी स्वयं की ही घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। घर के कामों के लिए तो नौकर चाकर हैं ही। उसका स्वाभिमानी मन आज उसे सबके सामने अपने मन की बात कहने को बार बार झकझोर रहा था। वह कुछ कहती, उससे पूर्व ही जीजी का स्वर गूंज उठा, अम्मा, आज सबने उपलब्धियां अपने कामों के विषय में बताया। सुनकर मुझे बहुत खुशी भी हुई। मुझे खुशी है कि बड़ी भाभी तथा छोटी भाभी दोनों अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हम सभी उनकी सफलताओं को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही उनकी उपलब्धियों पर हमें गर्व भी है। पर आप सबने कभी यह सोचने का भी कष्ट किया है कि आज यह घर सुचारू रूप से जिस तरह से चल रहा है, उसके पीछे किसका सार्थक श्रम और निस्वार्थ समर्पण लगा है? इस घर में एक इंसान ऐसा भी है जो चुपचाप मौन भाव से सारा दिन सबकी जरूरतों को पूरा करने में ही लगा रहता है। क्या आप में से एक व्यक्ति ने भी उसकी भूमिका को बराबर का सम्मान देने का प्रयास किया है? हाँ, मैं रजनी की ही बात कर रही हूँ। इतना बड़ा घर परिवार केवल नौकरों चाकरों के भरोसे नहीं चलता। किसी न किसी सदस्य को अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना ही होता है। मैं नहीं कहती कि शोभा या रंजीता भाभी घर से बाहर मौज मस्ती करने जाती हैं, पर मेरे हिसाब से रजनी का जो स्थान इस घर में है, वह आपकी दोनों बहुओं का नहीं है। और रजनी ने अगर किसी दिन अपने कार्य से मुंह मोड़ लिया ना, तो आपका घर उसी दिन तितर बितर हो जाएगा। इसलिए इस घर की सबसे मुख्य सदस्य रजनी है, जिसने अकेले के दम पर पूरे घर को संभाल रखा है और सही मायने में वह एक वर्किंग वूमेन है, जो बिना किसी सैलरी के 24 गुणे 7 वर्क कर रही है। आपकी इन सैलरी लेने वाली बहू से कहीं ज्यादा बड़ा है उसका दिल, जो अपने साथ साथ उनके परिवार को भी संभाल रही है, वह भी बिना किसी बदजुबानी के। लेकिन फिर भी उसके पति और उसकी सास को उसकी कोई कदर नहीं, बल्कि वह दोनों खुद घर के बाकी लोगों के साथ मिलकर उसका अपमान करने में शामिल रहते हैं। रजनी, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम बस एक दिन भर अपने बेडरूम में पड़ी रहो, इन सबको इनकी औकात पता चल जाएगी और तुम्हारी कद्र करनी भी आ जाएगी। लेकिन इसमें इनकी नहीं, तुम्हारी खुद की भी गलती है। जब तुम खुद अपनी कद्र नहीं करोगे, तो कोई और तुम्हारी कद्र क्यों ही करेगा? जीजी की बात सुनकर सबकी नजरें झुक गई थी, पर किसी में इतना साहस भी नहीं था कि उनकी बात का प्रतिवाद करता। बड़ी भाभी और रंजीता का तो मूड ही ऑफ हो गया था। बड़े भैया और विकास के चेहरे पर भी रोष के मिले जुले भाव थे। हाँ, अम्मा जी और रजनी के पति को अपनी भूल का पश्चाताप होने का एहसास जरूर था, और उसने आज घर में अपना एक फैसला सुनाया। मेरी पत्नी इस घर की नौकर नहीं है, वह सिर्फ अम्मा बाबूजी मेरा और अपने बच्चों का काम करेगी। बाकी सब अपना अपना परिवार खुद देख लें। मेरी गलती है कि मैंने आज तक अपनी पत्नी की कद्र नहीं की, जिसकी वजह से कोई भी उसकी बेइज्जती करके निकल जाता है।
पर अब और नहीं, हर किसी की ज़िम्मेदारी होती है अपना परिवार सँभालने की। मेरी पत्नी ने सबका परिवार सँभालने का ठेका नहीं ले रखा है और उसके बाद उनकी बकवास सुनने का भी। इस घर में बस माँ और बाबूजी के प्रति मेरी ज़िम्मेदारी है। वैसे तो हम सबकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपने और अपनी पत्नी की ज़िम्मेदारी मानता हूँ। बाकी सब आज से अपना-अपना देख लो। रजनी, आज से मैंने जो कहा उसका ध्यान रखना और अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता मत करना। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और वादा करता हूँ कि आगे से हर कदम पर तुम्हें तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।